नमस्कार दोस्तों, द चैंपियंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का ही क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों ये मतलब LP-2 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है दोस्तों। किसी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों ये, ठीक है ना। इसरो के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इसरो के एग्जाम में, तो वहाँ से दोस्तों क्वेश्चन जरूर जो है फंसेंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना। तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, 80 क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं ध्यान से आपको बताते हुए चलूँगा दोस्तों, और ध्यान से आप लोग सुनते हुए चलिएगा, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पारा वाष्प लैंपों में यानी कि जो मरकरी वेपर लैंप होते हैं उसमें प्रतिरोधक को सहायक इलेक्ट्रोड के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया है, ठीक है ना। प्रतिरोधक संयोजक का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य देखिए फ्रेंड्स, LP-2 में थोड़ा सा लेवल सा दोस्तों जानते हैं कि लेवल थोड़ा सा दिख ही रहेगा, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो का भी थोड़ा सा अच्छा रहता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो प्रतिरोधक संयोजक का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी, शुरुआती विद्युत को सीमित करना, उसको लिमिट करना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। देखिए, किस प्रकार के लूपिंग तरीका वायरिंग में कम केबलों का उपयोग करता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 3 प्लेट सीलिंग रोज से लूपिंग आउट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक 3 चरण परिपथ के वास्तविक पावर, प्रत्यक्ष पावर, प्रतिक्रियाशील पावर तथा पावर कारक का यानी पावर फैक्टर का पता लगाना है। निम्नलिखित मान में से किससे निर्धारित किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, 2 वाट मीटर तरीके द्वारा हम उसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? अधिकतम क्षमता के दौरान ट्रांसफार्मर की तांबे की हानि 1000 वाट है, तो लोहे की हानि कितनी होगी? दोस्तों देखिए, हम जानते हैं कि अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात कर रहा है, अधिकतम क्षमता की बात कर रहा है दोस्तों, तो अधिकतम क्षमता का एक कंडीशन होता है कि उस कंडीशन में क्या होता है कि जो तांबे की हानि होती है वो लोहे की हानि के बराबर होती है। यानी कि 1000 वाट अगर तांबे की हानि है तो लोहे की हानि भी कितना होगा? 1000 वाट ही होगा। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका भी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप है द चैंपियंस के नाम से, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और ग्रुप दोस्तों बनाया गया है, ठीक है ना, द चैंपियंस 100 के नाम से दोस्तों। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको वो मतलब पेड ग्रुप है दोस्तों, 100 रुपये का वो मतलब ग्रुप पड़ेगा आपको दोस्तों। उसमें क्या होगा कि जितने भी मैंने पिछले वीडियो बनाए दोस्तों, उस सभी का PDF और जो मैं आने वाला वीडियो में बना रहा हूँ दोस्तों, उसका भी PDF आपको ऑलरेडी उस ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहाँ पे जो कई लोग जुड़ भी गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी नया ग्रुप बना है तो अभी जुड़े हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको मतलब जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। वो मतलब आपको कोई मतलब लिमिट नहीं होता दोस्तों, वैलिडिटी दोस्तों हमेशा की वैलिडिटी है, जब तक चाहे तब तक पढ़ सकते हैं उसका, ठीक है ना। चलिए, शिखर कारक निम्न का अनुपात है, यानी शिखर कारक यानी जो पीक फैक्टर दोस्तों वो किसका अनुपात होता है, किसका रेशियो होता है? तो ऑप्शन बी, RMS मूल्य के लिए शिखर मूल्य, यानी कि जो RMS वैल्यू होता है अपन RMS जो पीक फैक्टर होता है, पीक जो वैल्यू होता है शिखर वैल्यू होता है, ठीक है ना, उसका अनुपात होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, एक 4 पॉइंट अर्थ टेस्टर P1, C1, P2, C2 में निश्चित अर्थ पॉइंट के साथ निकट और जोड़े गए पॉइंट कौन से हैं दोस्तों? तो ऑप्शन ए, P1 और C1, ठीक है ना, ये अर्थ पॉइंट के निकट जोड़े जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ टेस्टर में धारा उत्क्रमण का कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, DC से AC आपूर्ति में बदलना। अर्थ टेस्टर में धारा उत्क्रमण का कार्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, DC से AC आपूर्ति में बदलना, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक और होता है रेक्टिफायर होता है जो कि AC को DC में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन डायोड की आंतरिक बाधा क्षमता कितनी होती है? तो सिलिकॉन की होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 0.5 वोल्ट, ये आंतरिक बाधा क्षमता है, ठीक है ना। एक होता है सिलिकॉन, एक होता है जर्मेनियम। तो सिलिकॉन का 0.3 होता है और जर्मेनियम का 0.7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंतरिक बाधा क्षमता की बात कर रहा है, तो इसके हिसाब से दोस्तों इस एग्जाम के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी 0.5 वोल्ट को सही माना गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो जिसका एग्जाम था आप उसको जो है ऑप्शन नंबर डी क्लिक लिया था 0.7 वोल्ट, ठीक है। लेकिन 0.7 वोल्ट जो है आयोग ने गलत माना है, ऑप्शन बी 0.5 वोल्ट को सही माना है, ठीक है ना। आंतरिक बाधा क्षमता 0.5 वोल्ट सिलिकॉन डायोड के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 kVA ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट मोड़ों की संख्या 8 है। यदि वोल्टेज 110 वोल्ट है तो अधिक वोल्टेज पक्ष में मोड़ों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 880। दोस्तों 110 में क्या करना है आपको? केवल 8 से गुणा कर देना है, ठीक है ना। तो 880 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्टेपर मोटर का मतलब ऑप्शन नंबर सी, बहु फेज मोटर है। स्टेपर मोटर का मतलब बहु फेज मोटर, ठीक है ना, पॉली फेज मोटर भी कर सकते हैं। नेटवर्क के किसी जंक्शन में संगम यानी कि जुड़ने वाले
तो विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य। इस नियम का नाम क्या है दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर डी किरचॉफ का विद्युत नियम दोस्तों। इसको हम कह सकते हैं क्या? किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं, ठीक है ना, केसीएल कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक उपकरण का प्रतिरोध 100 ओम है और 2 एम्पियर की धारा लेता है, तो उपकरण द्वारा उपयुक्त जो है पावर कितना होगा? तो हम जानते हैं P बराबर क्या होता है? I² R होता है। 2 का गुणा करेंगे 2 बार, तो 2 दूनी 4, 4 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा? 400 वाट। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कॉट कनेक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? स्कॉट कनेक्शन का उपयोग दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3 फेज से 2 फेज में परिवर्तन, 3 फेज से 2 फेज में परिवर्तन के लिए किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मरों के समानांतर प्रचालन के लिए निम्नलिखित 1 या 2 स्थितियों की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा? ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी कि इन सभी की आवश्यकता पड़ेगी हमको। ट्रांसफार्मर की ध्रुवीयता समान होनी चाहिए, यानी कि जो पोलैरिटी है ट्रांसफार्मर की वो सेम होनी चाहिए। समान वोल्टेज अनुपात, यानी कि सेम वोल्टेज रेशियो वो प्रदान किया जाना चाहिए। और प्रतिशत जो प्रतिबाधा है वो समान होना चाहिए, जो परसेंटेज जो इम्पीडेंस है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर के समानांतर प्रचालन के लिए शर्तें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर मीन्स, यानी कि जो ट्रांसफार्मर का जो रेगुलेशन होता है उसका मतलब क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी चेंज इन सेकेंडरी वोल्टेज फ्रॉम द लोड टू फुल लोड। समझ रहे दोस्तों? चेंज इन सेकेंडरी वोल्टेज यानी कि द्वितीयक वोल्टेज में परिवर्तन, फ्रॉम द लोड टू फुल लोड, यानी फ्रेंड्स फ्रॉम द नो लोड, यानी कि नो लोड से लेकर फुल लोड तक जो परिवर्तन होता है ना, वही होता है क्या? रेगुलेशन होता है, ठीक है ना। वोल्टेज रेगुलेशन करते हैं नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपन फुल लोड वोल्टेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायोड के कार्य को के कार्य के साथ तुलना की जा सकती है। तो डायोड के कार्य को ऑप्शन डी स्विच के कार्य के साथ तुलना की जा सकती है। स्विच क्या करता है? सर्किट को ब्रेक करता है, फिर मतलब जोड़ता है, ठीक है, करता है ऑन ऑफ करता है। तो डायोड भी वैसा ही कार्य करता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। चिकना बेलनाकार रोटरों के व्यास और अक्षीय लंबाई होती है। दोस्तों चिकना बेलनाकार रोटरों के व्यास और अक्षीय लंबाई ऑप्शन सी छोटा व्यास और बृहत अक्षीय लंबाई होती है। यानी कि अगर वो चिकना बेलनाकार रोटर है दोस्तों, बेलनाकार है, तो जो उसका व्यास होगा ना वो छोटा होगा, लेकिन जो उसकी लंबाई होगी वो अधिक होगी, ठीक है। इसका प्रयोग दोस्तों हम कहाँ करते हैं? व्यास छोटा है और जो लंबाई उसका अधिक है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए व्यास छोटा है, तो व्यास छोटा है दोस्तों हम इसका प्रयोग करते हैं थर्मल पावर प्लांट में करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो और दोस्तों एक और होता है, ठीक है ना, एक होता है उसका व्यास बड़ा होता है और जो लंबाई होती है वो छोटी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो उसका प्रयोग हम हाइड्रो पावर प्लांट में करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर के डेल्टा संयोजित द्वितीयक को डेल्टा संयोजित भार के साथ जोड़ा गया है, तो कोई असंतुलित करंट क्या होगा? दोस्तों असंतुलित करंट क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी डेल्टा संयोजित लोड के आसपास परिचालित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोटर परिपथ के लिए फ्यूज को किस तरह नियत किया जाता है? ऑप्शन सी मोटर की शुरुआती धारा। मोटर परिपथ के लिए फ्यूज को किस तरह नियत किया जाता है? मोटर की शुरुआती धारा को जो है वो नियत किया जाता है, ठीक है ना। मतलब उसकी धारा को जो है वो फ्यूज जो है क्या करता है, किस तरह नियत किया जाता है? तो मोटर की शुरुआती धारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सेमीकंडक्टर है? मैग्नीन, रजत, जर्मेनियम, सेरामिक। तो ऑप्शन नंबर सी जर्मेनियम, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है। यदि पॉइंटर कोई दोलन के बिना अपनी अंतिम विक्षेपित स्थिति तक त्वरित गति से जाती है तो उस अवमंदन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी क्रांतिक अवमंदन, यानी कि क्रिटिकल डैम्पिंग कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये बिना अपनी अंतिम विक्षेपित स्थिति तक जो है त्वरित गति से जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रांतिक अवमंदन कहते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग कहते हैं। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आग निम्नलिखित का संयोजन है। आग जो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। उष्मा की जगह पर ताप भी दिया जाएगा तो भी सही रहेगा। ईंधन यानी कि फ्यूल, टेम्परेचर और ऑक्सीजन, इन तीनों की आवश्यकता होती है आग लगाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। पीठ पर जलन चोट होने पर पीड़ित को कौन सा कृत्रिम पुनरुज्जीवन तरीका उपयुक्त है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी नेल्सन का तरीका पीठ पर जलन और चोट के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्युत संबंधी आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग नहीं करना है? तो विद्युत संबंधी आग के लिए ऑप्शन नंबर सी फोम अग्निशामक का प्रयोग नहीं कर सकते आप दोस्तों, ठीक है ना। बाकी जो तीनों है हेलोन अग्निशामक, कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC अग्निशामक और शुष्क पाउडर अग्निशामक, ये आप विद्युत की आग के लिए प्रयोग कर सकते हैं तीनों का, लेकिन फोम अग्निशामक का और पानी होने का इसका प्रयोग आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सभी मामलों में नाली पाइपों पर धागा की लंबाई रेंज क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी 11 से 27 मिलीमीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन का मिश्रण कितना होता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 97% स्टील होता है और 3% जो है वो सिलिकॉन होता है। याद रखिएगा, सिलिकॉन स्टील का हम लोग प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर के कोर को बनाने के लिए, तो 97% स्टील होता है और 3% जो है केवल सिलिकॉन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ELCB यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर आर स्पेशली यूज टू डिस्कनेक्ट टू सप्लाई अंडर। तो ऑप्शन नंबर बी ग्राउंड फॉल्ट कंडीशन, यानी जो अर्थ नाम है उसका है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज। तो ये क्या करता है, जो ग्राउंड फॉल्ट होता है, ग्राउंड फॉल्ट के कंडीशन में क्या करता है, सर्किट को डिस्कनेक्ट करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डीसी जनरेटर के आर्मेचर के साथ श्रृंखला में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग प्रदान करने के द्वारा किस त्रुटि को रोका जा सकता है? तो ऑप्शन सी विचुंबकीय प्रभाव, इसको कहते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को दोस्तों रोका जा सकता है। ठीक है ना, डीसी जनरेटर के आर्मेचर के साथ श्रृंखला में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग, श्रृंखला में हम क्या करते हैं दोस्तों, क्षतिपूर्ति वाइंडिंग को जोड़ते हैं, तो उससे होता क्या है, जो विचुंबकीय प्रभाव होता है ना, उस त्रुटि को हम रोक सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए हम प्रयोग करते हैं उसका। अगला प्रश्न है शक्ति प्रणाली संरक्षण योजना में रिले का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी संवेदन उपकरण। जो रिले दोस्तों एक सेंसिंग डिवाइस होता है, ये क्या करता है, फॉल्ट को जो है, मतलब त्रुटि को क्या करता है, फॉल्ट को वो सेंस करता है। सेंस करने के बाद क्या करता है दोस्तों, वो जो सूचना होती है सेंस वाली, उसको यानी कि कह रहा है कि वो क्या करता है कि फॉल्ट होने का वो संकेत देखता है कि अगर फॉल्ट अगर हुआ है दोस्तों, सेंस करके तुरंत जो है वो सर्किट ब्रेकर को कहेगा कि तुम जो है सर्किट को ब्रेक कर दो। तो ये काम है रिले का, केवल एक सेंसिंग डिवाइस है, ये सर्किट को ब्रेक या मेक नहीं करता है। ठीक ना, केवल क्या करता है, सेंस करता है फॉल्ट को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित एक द्विध्रुवीय उपकरण है, यानी कि एक बाईपोलर जो है क्या है, उपकरण है, द्विध्रुव है। ठीक है ना, बाईपोलर है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है IGBT, IGBT। ठीक है दोस्तों, ये इसका करेक्ट होता है। IGBT का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्टरनेटरों में हंटिंग प्रभाव का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है भार के बिना चलाना। यानी दोस्तों कि अगर हम अल्टरनेटर को जो है बिना लोड के चलाएंगे, नो लोड के चलाएंगे, तो मोटर में क्या होगा दोस्तों, हंटिंग प्रभाव होगा। हंटिंग मतलब क्या दोस्तों, जो मोटर का जो रोटर है ना, जो अल्टरनेटर का जो रोटर होगा वो कंपन करने लगेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, हंटिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भार के बिना अगर चलाएंगे तब। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। डीसी मोटर में कंडक्टर के भ्रमण की दिशा को पहचानने के लिए कौन सा नियम लागू होता है? तो डीसी मोटर में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दोस्तों इसको ट्रिक से याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, देखिए डीसी मोटर है, मोटर का म और फ्लेमिंग का बाएं, ब का ब, यानी कि बाएं का ब, तो ब याद रखिएगा, ब और मोटर का म, ब म, बम याद रखिएगा, बम याद रखिएगा, ब म। तो ब से हो गया बाएं हाथ, म से हो गया मोटर। आप कभी नहीं भुलाएंगे दोस्तों, जिंदगी में कभी नहीं भुलाएंगे, बम याद रखेंगे तो बस। ठीक ना, और बच्चा दोस्तों एक और बच्चा है जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, तो बाएं हाथ का नियम तो मोटर के लिए हो गया, बच्चा दाएं हाथ का, ये किसके लिए होगा, जनरेटर के लिए होगा। सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिशुद्ध साइन तरंग के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मूल्य किसके समान है? परिशुद्ध साइन तरंग के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मूल्य किसके समान है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 0.636 गुणे विद्युत धारा का अधिकतम मान। ठीक है ना, यानी कि अधिकतम मान में हम क्या करेंगे, 0.636 से गुणा कर देंगे तो आपका ये औसत मूल्य आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक 3 फेज वाला तुल्यकालिक मोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी 2 स्लिप रिंग होते हैं। एक 3 फेज वाला तुल्यकालिक यानी कि सिंक्रोनस मोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं? 2 स्लिप रिंग होते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। साइनोसॉइडल प्रत्यावर्ती धारा की RMS मान निम्नलिखित संदर्भ से दिया जाता है, यानी कि फार्मूला पूछ रहा है उसका। तो ऑप्शन नंबर डी मैक्सिमम करेंट बटा में √2। ठीक है ना, यानी कि IM/√2 कर सकते हैं। मैक्सिमम करंट में आप जो है करड़ी में 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका जो है RMS मान का फार्मूला होता है। ठीक है ना, साइनोसॉइडल प्रत्यावर्ती धारा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जर्मेनियम तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन बी 4 होती है। ठीक है दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। संधारित्र प्रारंभ संधारित्र चालू मोटर यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में कम क्षमता होती है और अधिक भार नहीं ले सकते हैं। इन समस्याओं को रोकने के लिए निम्न संधारित्रों का उपयोग किया जाता है। तो किस संधारित्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एक अत्यधिक मान का उपयोग किया जाता है, यानी कि एक अत्यधिक मान के कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आप मान लो आपके घर में जो सीलिंग फैन लगा है दोस्तों, उसमें जब जो कंडेंसर देखा होगा, कंडेंसर बोलते हैं, कोई कैपेसिटर बोलता है, संधारित्र बोलते हैं उसको, उसमें जो उसका वैल्यू होता है ना वो 2.5 माइक्रोफैराड का होता है दोस्तों। ठीक है ना, अगर आपका फैन स्लो चला है दोस्तों तब क्या करेंगे ना, उसको निकाल कर जो है उससे अधिक जो है अधिक करेंगे 3.5 का लगा देंगे, 4 माइक्रोफैराड का लगाएंगे दोस्तों, तो पंखे का स्पीड जो है बढ़ जाएगा दोस्तों एकदम। ठीक है ना, एकदम गारंटी है। ठीक है ना, मैंने बहुत बार लगाया है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स यानी कि अगर मान लीजिए आप जो है उसको
एक और ला कर जो है उसी के जो है पैरेलल में जोड़ देंगे दोस्तों, जो है उसी कैपेसिटर के पैरेलल में, तो बीच उसका जो मतलब स्पीड होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, चाहे निकाल कर बड़ा मान लगा दीजिए, बड़ा वैल्यू का लगा दीजिए, या फिर उसी में एक और उतना ही मान के लगा देंगे दोस्तों, तो आपका जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलिवेटरों के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल किया जाता है एलिवेटर के लिए डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं। और डीसी शंट मोटर का प्रयोग क्या करते हैं, जहाँ पर जो है हमको कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है ना, जैसे लेथ मशीन में दोस्तों, लेथ मशीन में जो है वहाँ पर हमको डीसी शंट मोटर की आवश्यकता होती है। और डीसी सीरीज मोटर का दोस्तों हम प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमको जो स्टार्टिंग टार्क बहुत हाई चाहिए होता है ना, तो वहाँ पर हम डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, और डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर दोस्तों हम इसका वेल्डिंग में जो है हम इसका प्रयोग करते हैं, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का। अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध के संबंध में एक एकल फेज उत्प्रेरक मोटर के जो है रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच का संबंध क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर देखिए आप कौन सा करेक्ट है, सी वाला, रनिंग वाइंडिंग कम और स्टार्टिंग वाइंडिंग ज़्यादा। ठीक है ना, यानी कि रनिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रतिरोध जो उसका जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वो कम होता है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है वो अधिक होता है। क्यों दोस्तों ऐसा क्यों होता है? जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसका जो प्रतिरोध है वो अधिक क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों शुरू में क्या होता है ना, जो जब मोटर को हम ऑन करते हैं तो उसमें जो उसका रोटर होता है ना वो बहुत अधिक धारा लेता है। उस धारा को लिमिट करने के लिए जो है, उस धारा को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों स्टार्टिंग जो वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है उसको अधिक रखा जाता है, ताकि जो उसको क्या करे वो लिमिट कर दे। ठीक है ना, उसको मतलब कंट्रोल कर दे। ठीक है ना, इसलिए मोटर में क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों, हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, वो भी वही काम करता है। ठीक है ना, स्टार्टर में क्या लगा होता है, रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर्स लगे होते हैं उसमें। ठीक है ना, प्रतिरोध लगा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग को विद्युत से कितना अलग रखा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी 120 डिग्री। ठीक है, सभी को पता होगा ये वाला। हैवी करंट इन द डीसी सर्किट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, तो ऑप्शन नंबर सी पैरेलल शंट रेजिस्टेंस विथ एम्पियर मीटर। यानी क्या रहा है दोस्तों कि मतलब जो है डीसी सर्किट में दोस्तों, डीसी सर्किट में जो है जो हैवी करंट होता है, जो अधिक धारा होती है, उसको किस यंत्र के द्वारा जो है मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पैरेलल शंट रेजिस्टेंस विथ एम्पियर मीटर, यानी कि एम्पियर मीटर के साथ में समांतर शंट प्रतिरोधक को लगाकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिलहरी पिंजरे प्रेरणा मोटर में यानी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉटों को थोड़ा तिरछा यानी कि थोड़ा सा इंक्लाइन, थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाता है। किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, चुंबकीय हम को कम करने के लिए, यानी कि मैग्नेटिक हमिंग को दोस्तों हमें लिखा है, हम आवाज़ करता है दोस्तों, चुंबकीय हम को कम करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम तिरछा कर देते हैं। ठीक है ना, रोटर के स्लॉट्स को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के द्वारा किस हानि का निर्धारण किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी तांबे की हानि, कॉपर लॉस को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छेनी का क्रॉस सेक्शनल समानांतर होता है, कितना होता है, यानी कैसा होता है? ऑप्शन सी अष्टकोणीय होता है। ठीक है ना। तांबे के कंडक्टर की प्रतिरोधकता का मान क्या है? तांबे के कंडक्टर की प्रतिरोधकता का मान क्या है? ऑप्शन नंबर सी 1.72 माइक्रो ओम प्रति घन मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5S प्रणाली का लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी उत्पादकता में वृद्धि। 5S प्रणाली का लाभ क्या है? उत्पादकता में वृद्धि। कैंडेला इज द लिमिट ऑफ, यानी यूनिट है ना, यूनिट ऑफ ऑप्शन नंबर बी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है क्या? कैंडेला। ये जो है एक मतलब जो है मूल राशि है। ठीक है ना, कैंडेला और कैंडेला मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी मूल राशि है, और कैंडेला क्या है? उसका मूल मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूजेटी को भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी शिथिल दोलक भी कहा जाता है। यूजेटी को यानी कि यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को। ठीक है ना, यूजेटी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंतरिक सेमीकंडक्टर सामग्री को इलेक्ट्रॉनों की रासायनिक संयोजन सेल द्वारा विशिष्टीकृत किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी चार इलेक्ट्रॉनों के रासायनिक संयोजन सेल द्वारा विशिष्टीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड विनियमों में कुछ परिवेश के तापमानों के लिए धारा क्षमताओं को निर्धारित किया गया है। विनिर्दिष्ट परिवेश का तापमान है, तो ऑप्शन नंबर सी 40 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज हैज़ द लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 1 हर्ट्ज। दोस्तों जितना फ्रीक्वेंसी कम होगा उतना इसका टाइम पीरियड क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, विलोमानुपाती होते हैं। ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति घुटन के कारण बेहोश होता है तो प्रथम उपचार दिया जाता है, तो क्या ऑप्शन नंबर सी उसे अच्छी तरह से हवादार जगह में पहले रखा जाता है। ठीक है ना, सबसे पहले यही हमको करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अल्टरनेटर के स्टेटर कोर को लेमिनेटेड सीटों द्वारा बनाए जाने का कारण क्या है? ऑप्शन बी, एडी करंट हानि को कम करना। उसको हम लेमिनेटेड कर देते हैं, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि एडी करंट हानि को कम किया जा सके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मशीन द्वारा समस्या होने से पहले मशीन और नियंत्रण के नियमित अंतराल पर किस तरह का रखरखाव किया जाता है? ऑप्शन सी, निवारक रखरखाव। ठीक है। एकल फेज मोटर जिसकी घूर्णन दिशा को संयोजन बदलने से बदला नहीं जा सकता है, यह क्या है? ऑप्शन सी, प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक 3 फेज वाला फुल वेव रेक्टिफायर में 415 वोल्टेज है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की ऐसी इनपुट है। डीसी आउटपुट का प्रति सेकेंड स्पंद में उर्मिका आवृत्ति यानी कि रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर डी, 300 हर्ट्ज होगा। ठीक है ना। चलिए आगे, मानिए कि जो है 50 हर्ट्ज दोस्तों, तो 6 गुना हो जाता है, तो 50 × 6 करेंगे तो 300 आएगा। ठीक है ना। बृहत्तर डीसी मोटरों को चालू करने के लिए सीधा ऑनलाइन यानी डायरेक्ट ऑनलाइन DOL स्टार्टर का उपयोग तो नहीं होते डीसी मोटर को चालू करने के लिए। क्यों है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, स्टार्टिंग करंट अत्यधिक होता है। ठीक है, इसलिए। द अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो अर्थ रेजिस्टेंस होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन बी, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड यानी कि वोल्टेज ड्रॉप के सिद्धांत पर, या कह सकते हैं कि विभव पतन के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है अर्थ रेजिस्टेंस। ठीक है। जब 2 ट्रांसफार्मर समानांतर में प्रचालन करते हैं तो वे अपने भार को किसके आधार पर आपस में बांटते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रति यूनिट प्रतिबाधा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ट्रांसफार्मर जो है समानांतर में प्रचालन करते हैं तो अपने जो उनका लोड होता है ना, लोड वो किसके अनुसार जो आपस में बांटते हैं दोस्तों? किसके आधार पर? तो प्रति यूनिट प्रतिबाधा के आधार पर वो बांटते हैं, पर यूनिट इम्पीडेंस के आधार पर बांटते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम भार पर अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप किस कारण से होता है? कम भार पर अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के कारण होता है। आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर विरोध और आर्मेचर प्रतिक्रिया कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, सीसा अम्ल सेल के धनात्मक यानी कि लेड एसिड सेल के धनात्मक प्लेटों में प्रयुक्त सक्रिय धातु कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, PbO2। इसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड बोलते हैं ना। चलिए लेड ऑक्साइड बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरक परिपथ के स्विच खोलने से अत्यधिक वोल्टेज प्रेरित होने और चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा के कारण स्विच के आसपास एक आर्क सेट होता है। ऐसी परिपथों में आर्क को जोड़ने के द्वारा पार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। स्विच संपर्कों के आसपास एक संधारित्र जोड़ने के द्वारा पार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर विद्युत की एक शाखा है यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो विद्युत की एक शाखा है जो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, विश्राम अवस्था में विद्युत आवेश से संबंधित है। विश्राम अवस्था में विद्युत आवेश से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ सेकेंडरी सेल? सेकेंडरी सेल के जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होता है, उसका यूनिट क्या है? ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर हावर होता है। एम्पियर हावर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रेटिंग ऑफ फ्यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल फेज मोटर्स शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स द ऑप्शन डी, फुल लोड करंट। यानी दोस्तों जो सिंगल फेज मोटर्स होता है ना, ठीक है, तो जो उसका रेटिंग ऑफ फ्यूज होता है, जो फ्यूज का रेटिंग होता है दोस्तों, वो जो है फुल लोड करंट का 3 गुना होता है। ठीक है ना, बस ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यांत्रिकी यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्मिकाओं को हम कैसे हटा सकते हैं? उर्मिकाओं को हम कैसे हटा सकते हैं? उर्मिका मतलब रिपल फैक्टर, रिपल को हम कैसे हटा सकते हैं? ऑप्शन डी, फिल्टर परिपथ की सहायता से, फिल्टर सर्किट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, करके हटा देंगे। अगला क्वेश्चन है, 0.5 ओम के आंतरिक प्रतिरोध और 1.5 वोल्ट के एक EMF के साथ एक कार्बन जिंक सेल को 19.5 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध के साथ भारित किया जाता है। तो परिपथ के द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की मिली एम्पीयर में गणना कीजिए। दोस्तों धारा का मान निकालना है। तो धारा क्या होता है? वोल्टेज बटा प्रतिरोध होता है। तो वोल्टेज कितना है दोस्तों? 1.5 वोल्ट है, तो ऊपर रखेंगे 1.5 बटा दोस्तों टोटल रेजिस्टेंस, तो 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है और 19.5 जो है वो लोड है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1.5 बटा 20 आएगा और इसको अब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी 75 मिली एम्पियर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि इन एन एनर्जी मीटर स्पीड ऑफ द एल्यूमिनियम डिस्क इज एडजस्टेड यूजिंग, यानी दोस्तों एनर्जी मीटर में, ऊर्जा मीटर में जो है जो एल्यूमिनियम डिस्क लगा होता है उसका जो स्पीड होता है उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे उसको कंट्रोल करते हैं? ऑप्शन डी, ब्रेक मैग्नेट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी मतलब डी वाला, ब्रेक मैग्नेट का यूज करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
गतिमान कुंडल यंत्र निम्न के प्रभाव से कार्य करता है, तो ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रभाव के कार्य से कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी चुंबक गतिमान कुंडल उपकरण में अवमंदन टार्क को निम्न के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ऑप्शन बी एडी करंट के द्वारा प्रदान किया जाता है अस्थायी चुंबक गतिमान कुंडल उपकरण में। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एमीटर को परिपथ में तब कैसे संयोजित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए श्रृंखला में, यानी कि श्रेणी क्रम में जो है एमीटर को हम लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब वोल्टमीटर को याद रखिएगा कि समांतर में लगाते हैं। ठीक है, व्हाट डिफेक्ट विल ऑकर व्हेन द बैटरी इज ओवरचार्ज्ड और डिस्चार्ज एट अ हाई रेट, यानी दोस्तों कह रहा है कि मतलब बैटरी को अगर जो है ओवरचार्ज कर दें या फिर डिस्चार्ज कर दें हाई रेट पर दोस्तों, तो क्या होगा, बैटरी में कौन सा दोस्तों दोष होगा, तो ऑप्शन बी बकलिंग दोस्त होगा दोस्तों, इसको हम बकलिंग ही कहते हैं। ठीक है ना, चलिए बहुत ही क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, कई बार पूछेगा भी। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था ना, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये विद्युत चुंबकीय जो है का फैराडे नियम है। ठीक है ना फ्रेंड्स, डीसी चुंबकीय के फैराडे के नियम पर जो ये कार्य करता है, ठीक है ना, उसका सिद्धांत पर कार्य करता है। और अगर पूछेगा कि इसका जो है मतलब चालक पर बल किसके द्वारा लगता है दोस्तों, ठीक है ना, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है दोस्तों, चलिए इन एन ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम, यूपीएस का फुल फॉर्म मतलब इंपॉर्टेंट है, यूपीएस का अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो कह रहा है कि इन एन ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम द स्विच ओवर टाइम फ्रॉम मेंस टू बैटरी इज कितना, मतलब करंट कितना होता है, ऑप्शन नंबर डी 0 सेकेंड। जो स्विच ओवर टाइम होता है ना यूपीएस सिस्टम का दोस्तों, ये 0 सेकेंड होता है। ठीक है ना, यानी कि तुरंत लाइट कटते ही तुरंत जो यूपीएस चालू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संधारित्र की धारिता के साथ सीधे अनुपातिक है, ऑप्शन नंबर बी प्लेट का क्षेत्रफल, यानी जो संधारित्र की धारिता है वो प्लेट के क्षेत्रफल के साथ सीधे समानुपाती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो संधारित्र की जो धारिता है वो भी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है सी बराबर इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर बीच की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो संधारित्र की जो धारिता है वो दोस्तों घट जाएगी। ठीक है ना, अब प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी धारिता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन बी इसका जो आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा था दोस्तों कि इसको प्रत्यक्ष पावर की गणना करना है। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरी और प्रश्न सब देख लेंगे हम। डीसी श्रृंखला के मोटर को चालू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए ड्रम नियंत्रित स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहे कि सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इज यूज्ड इन वेट ग्राइंडर्स, हाउ विल यू कनेक्ट द कैपेसिटर इन अ वेट ग्राइंडर मोटर, यानी कि आप जो है कैसे कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे वेट ग्राइंडर मोटर में, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप, तो ऑप्शन नंबर ए सीरीज विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग, यानी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके सीरीज में लगा देंगे हम दोस्तों कैपेसिटर, तो मतलब वो चालू हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का है, देखते हैं। ओम नियम दर्शाने वाला कर्व है, तो कैसा कर्व होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी लीनियर कर्व होता है। ओम का जो नियम होता है दोस्तों वो उसमें जो बनता है कर्व वो लीनियर होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसलिए जो ये मतलब ये लीनियर इसका कर्व बनता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना, थोड़ा सा मदद करना चाहते हैं दोस्तों तो आप जो है जो द चैंपियंस 100 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, तो मेरे नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 9889792600 पर। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको जो इस पर लिंक आपको दे दूँगा दोस्तों, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आने वाले सभी वीडियो का आपको पीडीएफ पहले ही मिल जाएगा, और दोस्तों जो पिछला वीडियो मैंने बना दिया हूँ पहले इससे, ठीक है, तो उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, सबा खैर।